नमस्कार मित्रों, मैं भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की कक्षा के अंतर्गत हम राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। देखिए मित्रों, ये जो पेपर था वो हुआ था अपने 13 तारीख को 2021 में। इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका समय था 10 बजे चालू हुआ था और 12 बजे ख़त्म हो गया। तो इस पेपर के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं और अब जो पेपर बनेगा उसके कुछ ट्रांस भी हम यहाँ से निकालते हैं कि क्या पेपर सेटर के माइंड में चल रहा होगा और लास्ट ईयर पेपर सेटर के माइंड में क्या चल रहा था। तो मित्रों, हर एक प्रश्न को आप गौर से देखिएगा और हर एक प्रश्न को आप उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। साथ साथ में मैं उत्तर बताता रहूँगा, तो आप एक बार वीडियो रोक लीजिएगा और रोकने के बाद में उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि आपको कितना आता है और आप ऐसे प्रश्न अगर आपके समकक्ष आएँ तो आप उत्तर कैसे दे पाएँ, और मैं इनके बारे में आपको बखूबी बताता चलूँगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे सामने पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ईन प्रत्यय पूछा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ईन प्रत्यय नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा और यहाँ पर उत्तर होगा 3 नंबर, गमगीन। देखिए मित्रों, नमक प्लस ईन नमकीन बन जाएगा, रंग प्लस ईन रंगीन बन जाएगा, पर यहाँ अगर आप गौर करेंगे शौक प्लस ईन शौकीन बन जाएगा, पर गम प्लस गीन शब्द है, यहाँ पर गम शब्द है और गीन यहाँ पर दूसरा शब्द है। ईन प्रत्यय नहीं है यहाँ पर, ये गौर कीजिएगा मित्रों, है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, मंजुल, अतल, मानसल, शामल, 4 ऑप्शन आए हैं। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है अगर आप गौर करेंगे तो मंजू प्लस ल निश्चित तौर पर ल प्रत्यय से है। मानसल, मांस प्लस ल प्रत्यय है ल। शामल, शाम प्लस ल निश्चित तौर पर प्रत्यय है। पर अगर आप देखेंगे अतल शब्द, यहाँ उत्तर होगा 2 नंबर। अतल नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अतल, जिसका तल ही नहीं हो वह अतल है। तो यहाँ पर ल प्रत्यय नहीं है और यहाँ पर उत्तर जाएगा अतल। आइएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, ये नहीं नकारात्मकता को आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करो, है ना। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अगर आप देखेंगे स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार, चारों ही गार गार लग रहे होंगे, पर अगर आप गौर करेंगे तो स्नान प्लस आगार जो है वो आपके सामने उत्तर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण बना है। स्नान प्लस आगार शब्द है, आगार, और आगार का मतलब होता है निवास स्थान, शाला, ये पर्यायवाची हैं। तो आगार खुद में एक शब्द है, न कि गार है। यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर याद प्लस गार बन जाएगा, मदद प्लस गार बन जाएगा, रोज प्लस गार बन जाएगा, प्लस स्नाना प्लस गार नहीं बनेगा, स्नान प्लस आगार बनेगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर स्नानागार होगा, क्योंकि गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए मित्रों, दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु, ये आपके सामने 4 ऑप्शन आए हैं। तत्सम शब्द नहीं है, बताइएगा। तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर जाएगा मित्रों त्योहार। त्योहार शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। अगर आप गौर करेंगे, दुर उपसर्ग का प्रयोग पहले वाले में हुआ है। तत्सम शब्द, उपसर्गों का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। 22 उपसर्ग होते हैं हिंदी में, अगर 22 उपसर्ग कहीं पर भी मिल जाए तो आप निश्चित तौर पर देखिएगा वो तत्सम शब्द होंगे। मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ तत्सम और तद्भव की, और वो 10 से 11 नियम मैं बताता हूँ। उस 10 से 11 नियमों के अंतर्गत तत्सम तद्भव का डर खत्म हो जाता है बच्चों में, फिर वो जिंदगी भर गलती नहीं करते तत्सम और तद्भव में। तो आदर निश्चित तौर पर आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये भी तत्सम नहीं होगा। बिंदु, अनुस्वार आ चुका है मित्रों, अनुस्वार आने पर तत्सम शब्द माना जाता है। तो यहाँ पर त्योहार जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द माना जाएगा, ये तत्सम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, सिर, साग। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा? सभी शब्द तत्सम हैं। अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 4 नंबर होगा। आप देखिए, दंड में अनुसार लगा हुआ है, सिर और साग, साग यानी सब्जी, सिर यानी बाण,
है ना। तो अगर आप देखेंगे सिर यानी मस्तिष्क भी होता है, अनेकार्थी शब्द है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो चारों शब्द, तीनों शब्द आए हैं, दंड, सिर, शाक, ये सारे के सारे शब्द तत्सम हैं मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बिना उपसर्ग का कौन सा शब्द है? तो देखिएगा, ये उर्दू के उपसर्ग पूछे। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ उर्दू के उपसर्ग पूछे हैं, बे उपसर्ग उर्दू का होता है ना। तो अगर आप देखेंगे, बेकार बे प्लस कार होता है, बेखबर बे प्लस खबर होता है, बे प्लस गुना होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर जो उत्तर है, बे प्लस लदार नहीं होगा, बेल प्लस दार होगा। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ बेल शब्द है, बेल प्लस दार। तो यहाँ पर आप उत्तर सही करके आएंगे, बेल प्लस दार में बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर 7वां। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? अच्छा प्रश्न पूछा है, दोनों प्रकार, तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, आँख, काक और आम। ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित माने गए हैं। आँख आ गया, काक आ गया, आम आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पनिंद्रा तथैव च। तो काक निश्चित तौर पर तत्सम शब्द है, आम तद्भव शब्द है, आँख तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव दोनों का प्रयोग हुआ है। आंवला अमावस कबूतर तद्भव है, आसरा पकवान दही ये तद्भव शब्द है, गांव बाग बिच्छू ये तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर काक जो शब्द है वो तत्सम है और आम जो तद्भव है और आँख भी तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव दोनों समाहित है, ऐसा प्रश्न घुमाकर पूछा है आपसे। तो आपके सामने 1 नंबर इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं मित्रों? अगर आप गौर करेंगे कि देशज, वीडियो रोक रोक के उत्तर देने की चेष्टा जरूर कीजिएगा, अपने आप को परख लीजिएगा। और मैं जब प्रश्नों को लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, तो उसमें भी आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। उससे पहले हम कई टॉपिक को क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द जो देश में जन्मा हुआ, अगर आप गौर करेंगे तो देश के पीछे प्रत्यय लगा हुआ है जय। जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं मित्रों, और जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश भाषा में अगर कहें तो देश और जय का मतलब जन्मा हुआ। तो देश में जन्मा हुआ, ऐसा शब्द जो आपके अंचल विशेष में जन्मा हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे, ये राजस्थान है, राजस्थान में जिस क्षेत्र में आप कोई शब्द बोलते होंगे, है ना, आप नागौर साइड में जाइए तो नागौर साइड में आप देखेंगे सर्दी को सी बोलते हैं, जोधपुर साइड में जाइए तो ही बोलते हैं, और झुंझुनू साइड में जाइए तो जाड़ा बोलते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि आप देशज शब्दों के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा शब्द होगा। जैसे अगर आप गौर करेंगे तो टेंटवा जो उदाहरण है, वो टेंटवा है, वो देशज शब्द की कैटेगरी में आएगा। आपा कौन क्या कराएंगे मारवाड़ी में, टेंट वो दबा दूंगा चुप हो जा। तो ऐसे जो है वो मित्रों आपके सामने देशज शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। आइएगा, 9वां प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? प्रश्न पूछा है, अच्छा विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। अगर आप गौर करते हैं, विदेशी मूल के शब्द, विदेशी शब्द वो होते हैं जो अन्य भाषाओं में, अर्थात अगर आप देखें हिंदी और संस्कृत भाषा, हिंदी प्लस संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य भाषा के जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे देशज शब्द माने जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके सामने हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर शब्द आते हैं वो सारे देशज शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। अब आप इसका उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। पहला ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम नहीं, उसने मुझे आवाज़ दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, वह सदैव सच बोलता है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विदेशज शब्द का प्रयोग हुआ है? सॉरी, विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, अगर आप गौर करेंगे तो मालूम शब्द विदेशज है, आवाज़ शब्द विदेशज है ना, कार और बस दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। वह सदैव सच बोलता है, तो ये निश्चित तौर पर हिंदी और संस्कृत से बने हुए हैं। देशज शब्द आपके हिंदी और संस्कृत से बने हुए हैं, तो ये आपके हिंदी और संस्कृत के जो मूल भाषा तत्व हैं वो हैं, विदेशज नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपनी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ें। 10वां प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? देखिएगा, आरपीसी का ट्रेंड अभी भी यही है, वो नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है।
अगर आप गौर करेंगे अभी जो हाल ही में जीके के पेपर हुए हैं या फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का पेपर हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो नकारात्मक प्रश्नों की बखूबी ये जो आरपीएससी ये चाहती है कि बच्चा कंफ्यूज हो और कंफ्यूज होकर उत्तर दे और वो गलत उत्तर जाए। और क्योंकि आजकल पोस्ट कम आ रही है और पोस्ट कम आ रही है तो पेपर बहुत हार्ड लेवल के बनने लग गए हैं। तो आप देखिएगा आपके 1000+ पोस्ट आने वाली है राजस्थान एसआई में, आपका पेपर निश्चित तौर पर इतना टफ बनेगा। उस टफ पेपर को हम ईजी बनाएंगे कैसे? मेहनत से। जो मेहनत करेगा उसके लिए बहुत ईजी लगेगा और वो चाहे जितने प्रश्न हल करे वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा, है ना। माइनस मार्किंग से हमेशा बचना चाहिए मित्रों। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है, देखिएगा कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो ऐसा शब्द जो अपने देशी मूल का है या अपनी हिंदी संस्कृत भाषा का ऐसा कौन सा शब्द है? तो देखिएगा अकेला और साहस, जो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ रहा है, अकेला और साहस, ये जो शब्द हैं ये आपके विदेशी मूल के नहीं हैं। आप देखेंगे दोस्त और खुशी विदेशी मूल के हैं, देहात और आसान, चेहरा और मौसम, मौसम शब्द अरबी भाषा का है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये आप जब देशज शब्द विदेशज शब्द पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अरबी भाषा के कौन से हैं, फारसी भाषा के कौन से हैं, जापानीज कौन से हैं, चीनी भाषा के कौन से हैं। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और विद्यार्थी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में ऐसे प्रश्न गलत नहीं करता है। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? देखिए तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज से अच्छे प्रश्न पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। सारे शब्द तद्भव हैं, ऐसा प्रश्न है 11वां कि सारे शब्द तद्भव हैं। कौन कौन से हैं बताइएगा? तद्भव ऐसे शब्द होते हैं, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं। तत्सम तत्शब्दों की कहानी क्या है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं जिन्हें हिंदी भाषा में भी वैसा ही प्रयोग में लाएं, जैसा है ज्यों का त्यों। संस्कृत भाषा के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग हिंदी भाषा में अगर हो जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आम्र शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और मैं हिंदी भाषा में कहूँ मित्र आम्र लेके आना, तो मैंने भाषा तो हिंदी बोली पर मैंने संस्कृत भाषा के शब्द का ही प्रयोग किया, तो ये तत्सम शब्द माना जाएगा। और मैंने इसको बदल कर मैंने कहा मेरे मित्र आम लेकर आना, तो यहाँ पर आम जो शब्द है वो तद्भव माना जाएगा। तो आप बताइएगा तद्भव शब्द कौन से सारे के सारे? अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तर जाना चाहिए 4 नंबर, छकड़ा, काजल, खेत, ये सारे के सारे आपके सामने तद्भव शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे अनुस्वार आ रहा है, नहीं होगा, है ना। गणपति नहीं होगा क्योंकि जितने भी भगवान के नाम हैं मित्रों वो भगवान के सारे नाम आपके तत्सम शब्द है क्योंकि सारे भगवान संस्कृतमय थे, क्योंकि उनकी सबकी भाषा संस्कृत थी, है ना। चांद तद्भव है, झरना, झुंड, झरना शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है ना। चांद तद्भव हो सकता है क्योंकि चांद में चंद्र बिंदु लगी है, पर सारे शब्द पूछे हैं तो छकड़ा, काजल और खेत, खेत को क्षेत्र कहा जाता था, काजल को संस्कृत में कज्जल कृत धार, कज्जल शब्द है, छकड़ा जो आपका देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द की कैटेगरी में आएंगे चारों, 4 नंबर तीनों। आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नकारात्मक प्रश्न है, वापिस ध्यान रखिएगा, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? देखो विशेषण है, और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो अदृश्य होती हैं, अवास्तविक होती हैं और हमेशा एक वचन में प्रयोगित होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, न तो भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से तो बनी है पर भाववाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता जो शब्द है वो भाववाचक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ममता शब्द यहाँ पर ममत्व होता तो भाववाचक होता, ममता एक किसी संज्ञा का नाम है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़िए। अगला, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइएगा। अच्छा प्रश्न है। पढ़ना, दौड़ना, उतराई, खटाई। तो अगर आप गौर करेंगे मित्रों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं हमेशा कक्षा में इतने शानदार कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ जिससे इनका उत्तर मिल जाया करता है। अगर आपसे क्रिया पूछ रहा है और भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो ना लगा कर देख लो मूल शब्द में, ना लगते ही कोई स्थिति में ना लगाएंगे तो अगर अर्थ आ रहा है तो वो निश्चित तौर पर क्रिया का काम करने लग जाएगा। तो आप देखिए, गौर कीजिएगा, पढ़ाई में मूल शब्द पढ़ है और पढ़ में ना लगाओ पढ़ना, तो क्रिया है, निश्चित
निश्चित तौर पर, और ये पूछ रहा क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये क्रिया है, ये उत्तर नहीं होगा। दौड़ना उत्तर नहीं होगा, उतरना उत्तर नहीं होगा, पर खटाना नहीं होता, खटखटाना होता, खटाना नहीं होता। इसका उत्तर 4 नंबर जाएगा, खट्टा प्लस आई। खट्टा मूल शब्द है, न कि क्रिया है, क्रिया से नहीं बना हुआ है। अगर आप ना लगाकर चेक करते तो आपका उत्तर सही और सटीक जाता। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, देखिएगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो बताइएगा। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगर आप देखेंगे, मेरी कक्षाएं आपने देखी हैं, पुराने विद्यार्थियों ने देखी हैं, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो देखिएगा ज़रूर गुणवाचक विशेषण। और मैं ये कक्षाएं आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में, ट्रिक के साथ, सरलता के साथ, पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ लाने वाला हूँ, आप देखिएगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक की कभी भी बात आए तो आपके दिमाग में 3 शब्द, आपके दिमाग में 3 प्रश्नात्मक शब्द, प्रश्नात्मक शब्द होने चाहिए, जैसे कैसा, कैसी और कैसे। ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आप इनसे प्रश्न करेंगे और जो अगला उत्तर आएगा वो उत्तर हमेशा गुणवाचक विशेषण का ही होगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न पूछ के देखिएगा, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो कैसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए? कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, उत्तर मिल गया गुणवाचक विशेषण। कैसा, कैसी, कैसे, और आप तीनों में लगा के देख लीजिएगा, पहले में, दूसरे में और चौथे में। यहाँ पर कैसा, कैसी, कैसे का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब 3 नंबर जो ऑप्शन है वो गुणवाचक विशेषण का होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं मित्रों। 15 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अगर आप देखेंगे, आपको सीधा सा पूछ रहा है सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो सकर्मक क्रिया आप उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, वीडियो रोककर उत्तर दीजिएगा ना। अब देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अगर आप गौर करेंगे तो जिसमें कर्म विद्यमान है, कर्म विद्यमान है। देखिए मित्रों, कर्म की परिभाषा यूट्यूब पर, किताबों में कई बार गलत दी होती है या उनसे सही तथ्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप कर्म की एक परिभाषा जरूर याद रखिएगा, कर्ता की सबसे प्रिय वस्तु। वाक्य में कोई भी कर्ता होगा, उसकी सबसे प्रिय वस्तु, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे प्रिय वस्तु जो होगी वो हमेशा कर्म माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कर्ता की सबसे प्रिय वस्तु वाक्य में कर्म होता है। जैसे अब यहाँ पर हम लगाकर देखते हैं इस बात को, वह अभी तक सो रहा है ना, इसमें प्रिय वस्तु सोना, सोना तो क्रिया है, कर्म नहीं हो सकता। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, तो बच्चे की प्रिय वस्तु रोना है, रोना तो क्रिया है। भाई मैंने कहा शाम, कभी एक व्यक्ति है श्याम और एक व्यक्ति है राम, तो मैं कभी ये कह सकता हूँ कि श्याम राम हो सकता है या राम श्याम हो सकता है? नहीं मित्रों, श्याम श्याम ही होगा, राम राम ही होगा। तो कभी भी क्रिया कर्म नहीं बन सकती। अगर आप देखेंगे, वह अभी तक सो रहा है, इसकी प्रिय वस्तु सोना है, सोना क्रिया है तो कर्म नहीं हो सकती, पहला उत्तर नहीं हो सकता। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, बच्चे की इच्छा यहाँ पर रोने की है, तो यहाँ पर रोना क्रिया है, क्रिया कभी भी कर्म नहीं हो सकती। आगे देखें, धावक मैदान में दौड़ रहा है, धावक की प्रिय वस्तु क्या है? दौड़ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रिय वस्तु दौड़ना है और दौड़ना क्रिया है, क्रिया कभी भी कर्म नहीं हो सकती। उत्तर मिल गया मुझे तो मित्रों, वह पतंग उड़ा रहा है, उसकी इच्छा क्या उड़ाना है? पतंग उड़ाना है मित्रों। तो यहाँ पर उसकी इच्छा पतंग उड़ाना है, तो पतंग जो है मूल स्थिति है, इसकी प्रिय वस्तु है, यहाँ पर उत्तर नंबर 4 जाएगा। आपने कितनी आसानी से समझ लिया कि कोई भी कर्ता हो, उसकी प्रिय वस्तु अगर आप पकड़ लें तो वह उस वाक्य का कर्म माना जाएगा, और जिस वाक्य में कर्म विद्यमान होता है तो वह वाक्य की क्रिया हमेशा आपके सामने सकर्मक मानी जाती है। आगे आइएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 16 नंबर का प्रश्न, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? तो देखिएगा, कौन से सारे शब्द जो क्रिया से निर्मित हैं? तो मैंने अभी ऊपर एक ट्रिक बताई थी, ना लगाकर चेक कर लेना। भूलना, हंसना, ये उत्तर ही मिल गया, भूलना हंसना, है ना।
दोनों में ना लग रहा है, शिक्षना नहीं होगा, मिठाना नहीं होगा, पूजाना जवानाना नहीं होगा। तो आपने ना लगाकर देखो कितने 2 प्रश्नों को केवल ना पॉइंट से आपने हल कर लिया। आप इन तरीकों को अगर समझेंगे तो केवल भवानी सर की पाठशाला में आपको मिलेंगे। मेरे द्वारा ये इजाद किए गए इतने अनोखे तरीके हैं जिसमें कोई भी विद्यार्थी अगर आरएस की और एसआई की या आरजीएस की, पटवारी की वीडियो की तैयारी कर रहा है तो उसके जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर अपने दिमाग से और आसानी से दे पाएगा। कहीं पर भी गलती नहीं होगी, उसको चेक करने का मौका भी मिलेगा कि वो आराम से चेक करके और हर एक सेकंड में उत्तर दे पाएगा। आप ये 100 प्रश्न आपके 2.5 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, उससे पहले ही आप कर दोगे। इतने 100 के 100 प्रश्नों को करने की जिम्मा रहेगा। पर देखो, गलतियां होना स्वाभाविक होता है। एक व्यक्ति गलतियां कर देता है, उसके कारण प्रश्न कट जाते हैं। पर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में रहेंगे। आइएगा, हम देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है? देखिएगा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। वे अचानक चले गए। अब देखिएगा मित्रों, आप यहाँ देखिएगा, विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, और क्रिया विशेषण का मतलब होता है केवल क्रिया की विशेषता बताना। तो आप तो क्रिया को पकड़ लो और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा देख लो। सुनो पर ध्यानपूर्वक सुनो, क्रिया की विशेषता है। हो रही है पर कैसी हो रही है? लगातार हो रही है। चले गए पर कैसे चले गए? अचानक चले गए। पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो होशियार कौन है? कोई क्रिया नहीं है, होशियार विद्यार्थी है। और विद्यार्थी एक प्रकार की क्या है? संज्ञा है मित्रों। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी जिसका नाम होता है वह संज्ञा होती है। तो आपने कितने आसानी से देखा, आपने क्रिया विशेषण को, क्रिया को पकड़ा और क्रिया की विशेषता बताने वाले को सुनो पर ध्यानपूर्वक सुनो। क्रिया की विशेषता है हो रही है पर कैसी हो रही है? लगातार हो रही है। विद्यार्थी पर होशियार, विद्यार्थी की विशेषता होशियार है, तो विद्यार्थी तो संज्ञा थी, क्रिया नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। चले गए क्रिया थी और अचानक चले गए ये विशेषता थी, तो क्रिया की विशेषता बता रहे थे। तो आपका उत्तर निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 नंबर जाएगा। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, होशियार विद्यार्थी है। होशियार यहाँ पर विशेषण है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए मित्रों, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंध सूचक देखिएगा, अगर आप देखेंगे, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। मेरा गांव पास में ही है और मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो संबंध देखेंगे कि संबंध में का के की का प्रयोग होता है या नहीं होता। अगर का के की का प्रयोग होता है तो वो संबंध को दर्शाता है। आपको अव्यय याद हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके दिमाग में का के की का प्रयोग है तो आप इसका उत्तर दे सकते हो, और मेरे विद्यार्थी ने उत्तर दे भी दिया है। तो निश्चित तौर पर अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। ठीक है, आइएगा, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, 19 नंबर का। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो बताइएगा मित्रों, अच्छा प्रश्न है। विस्मयादि बोधक, अगर आप गौर करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, अंग्रेजी का भी थोड़ा ज्ञान हो तो आप उत्तर दे सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं, जैसे मैंने कहा संबोधनात्मक होते हैं कह सकते हो आप, या अचानक होने वाले में कोई आप संबोधन करते हैं, जैसे अरे इधर आना, अरे राधा किधर जा रही हो। तो अगर आप गौर करेंगे तो मैंने अरे शब्द का प्रयोग किया, तो ये कहाँ आ रहे हैं? शब्द के, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर 4 नंबर जाएगा। विस्मयादि बोधक शब्द संबंध में कौन सा कथन सही है? ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं मित्रों, यहाँ पर उत्तर सही जाएगा। आगे देखिएगा, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात अव्यय को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। निपात अव्यय का ही नाम है, ध्यान रखिएगा। अव्यय को अविकारी शब्द निपात के अंतर्गत ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें कोई विकार नहीं हो, लिंग वचन पुरुष कारक काल का कोई भी परिवर्तन नहीं हो, उसे हम निपात या अव्यय के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा?
वह कल ही चला जाएगा, वह कल ही चली जाएगी, नहीं साहब। मैं भी उसके साथ जाऊंगा, है ना, और मुझे 1 गिलास दूध चाहिए और वह जो आ जाएगा। देखिए आप गौर करेंगे तो जो कल शब्द है वो निपात है ना। मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं भी शब्द है वो भी निपात है, और आज शब्द भी निपात है। केवल एक वाक्य है जिसमें किसी भी निपात का प्रयोग नहीं हुआ, तो यह नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा था। इसमें उत्तर जाएगा मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। इस वाक्य में कहीं पर भी निपात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कल भी, आज, इनको बदल नहीं सकते। कल ही कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अव्यय शब्द का मतलब होता है जिनको बदला नहीं जाता। ध्यान रखिएगा मित्रों, अव्यय शब्द का मतलब होता है जो कभी चेंजमेंट नहीं होते। तो कल को कल ही नहीं कर सकते। जैसे भी आया, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और हम भो नहीं हो सकता कभी भी हमेशा भी रहेगा। जैसे मैंने कहा राधा प्रातःकाल उठती है, तो राम प्रातःकाल उठता है, और मैं इसको बहुवचन बनाऊं, हम सब प्रातःकाल उठते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं साहब। जो शब्द वहाँ पर भी प्रातःकाल ही आएगा। जो शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुसार, वो सारे अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर 3 नंबर जाएगा। आगे बढ़ें। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया पूछ रही है, सीधी सी बात है। वाक्य में कौन सा होगा रे? देखो, वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। आपको पता था कर्ता की प्रिय वस्तु कर्म होती है, कर्म है वो सकर्मक है, तो इसमें कर्म है, ये उत्तर नहीं हो सकता। माँ पुत्र को समझाती है, कर्ता ने कर्म को, ये उत्तर नहीं हो सकता। को चिन्ह से भी पहचान सकते हो कर्म होता है। मदारी भालू को नचाता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर को होना पड़ेगा 1 नंबर मित्रों। आपने एक तो को चिन्ह से कर्म को पहचान लिया और एक कर्ता की प्रिय वस्तु से पहचान लिया। तो कर्ता की प्रिय वस्तु और को चिन्ह अगर आपको दिख रहे हैं तो वो कर्म होगा, और कर्म होगा तो मित्रों सकर्मक क्रिया होगी। और अगला पूछ रहा है अकर्मक है, तो सकर्मक वाले को काट दो, बचा हुआ अकर्मक मान लो। वह बिना बात ही हंस रही है, उसकी प्रिय वस्तु क्या है? हंसना। हंसना तो क्रिया है, और क्रिया कभी भी कर्म नहीं हो सकती। इस शानदार तरीके से आपने एक भी सकर्मक अकर्मक का प्रश्न गलत नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे आइएगा, आगे चलते हैं। अगला आपकी टीवी स्क्रीन पर है 22वां प्रश्न। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? बताइएगा, कितना अच्छा प्रश्न है। सभी विकल्प, सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं, यानी संज्ञा से बने विशेषण कौन से हैं? सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है, संज्ञा से बने शब्द कौन से हैं? तो देखिए, शिक्षित, कमाऊ, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दयनीय, वार्षिक, निचला, संज्ञा से रचित हैं। देखो अगर आप देखेंगे तो पहला शब्द है शिक्षित और कमाऊ। यहाँ आप गौर करेंगे तो यहाँ ना लगाकर चेक करो। ना लगाकर चेक करोगे तो क्रिया बन रही है कमाना, ठीक है। कमाना क्रिया बन रही है, तो ये क्रिया से बना विशेषण है, तो यहाँ पर ये उत्तर नहीं हो सकता। भीतरी और आपसी, अगर आप देखेंगे तो ये सर्वनाम है। आपसी, आप जो है वो सर्वनाम है, सर्वनाम से बना है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा, दूसरा उत्तर भी नहीं हो सकता। आप सर्वनाम से बना था, कमाऊ ना लगाया तो चेक किया तो क्रिया को संबंधित है, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। पीड़ित और दयनीय, पीड़ा एक शब्द है मूल, पीड़ा, पीड़ित, पीड़ा, और एक शब्द है आपके सामने आया दया। दया और पीड़ा, ये निश्चित तौर पर आपके सामने संज्ञा शब्द है। दया और पीड़ा दोनों भाववाचक संज्ञा है, और यहाँ पर ये विशेषण बन गए। निश्चित तौर पर उत्तर जाएगा पीड़ित और दयनीय। दया से बना है दयनीय, पीड़ा से बना है पीड़ित। और अगर आप देखेंगे दोनों संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। वार्षिक, वर्ष मूल शब्द है यहाँ पर, वर्ष, ध्यान रखिएगा। और निचला, निचला, नी चला अव्यय शब्द है, नी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, अव्यय शब्द है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, तो अव्यय शब्द है। तो ऐसी स्थिति में अविकारी शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप गौर करेंगे तो मैंने पहला पॉइंट क्यों कैंसिल किया? ना लगाकर। दूसरा सर्वनाम का था इसलिए कैंसिल किया। तीसरा मैंने निचला देखा, नी उपसर्ग लगाया, उपसर्ग वाले शब्द सारे के सारे अव्यय होते हैं। अव्यय अविकारी होती हैं और संज्ञा विकारी होती है, तो ये उत्तर चौथा भी नहीं हो सकता था। तो तीसरा उत्तर निश्चित तौर पर सही जाएगा।
आइएगा। ये सारे तरीके आप समझ पाएंगे मित्रों जब मेरी कक्षाएं लेंगे। ये मैं जिस प्रकार हल कर पा रहा हूँ, मैं हल करने का तरीका तक बता रहा हूँ कि हल कैसे हो रहे हैं, प्रश्न को एग्ज़ाम में हल कैसे किया जाता है। हम साथ साथ में इस पूरे पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। आज मैं 50 प्रश्नों तक आपको हल कराऊंगा। उन 50 प्रश्नों में आप खुद अपने आप को अनुमान लगाइएगा कि 50 प्रश्नों को कितने आसानी से हल किया है सर ने। आइएगा आगे बढ़ते हैं। 23वां है, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा, पर्यायवाची लोकोक्ति, मुहावरे, इनको मित्रों याद करना पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो इनको याद करना पड़ेगा, और याद करोगे तो आपका उत्तर सही जाएगा। अब देखिएगा मित्रों, इनको याद करने के तरीके बहुत सारे हैं जिनको मैं आपको कक्षा के माध्यम से करवाऊंगा। निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, अपगा निश्चित तौर पर पर्यायवाची है, पयस्विनी निश्चित तौर पर पर्यायवाची है, तटिनी पर्यायवाची। ये तो सिंपल सा पड़ा है, सर से इसका उत्तर नहीं होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। अच्छा प्रश्न पूछा है। वृक्ष अरण्य, अरण्य नहीं होगा मित्रों। रसाल पादप, पहुप तरु और विटप द्रुम, निश्चित तौर पर विटप और द्रुम आपके सामने पेड़ के पर्यायवाची हैं, दोनों के दोनों, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं हैं। तो देखते हैं, नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है। इच्छा और इच्छा दोनों पर्यायवाची हैं। कपोत और पिक नहीं मित्रों, कपोत कबूतर है, पिक अलग है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर उत्तर आपका सही जाएगा। रात यामिनी सही है, ऊँट करब दोनों सही हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, पहला भी उत्तर नहीं होगा। कपोत और पिक, काक चेष्टा पक, सॉरी, ये कपोत और पिक की बात कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, पिक यानी मयूर। आगे, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? अभी अभी आपके सामने आया था, ये तो आप उत्तर दे सकते हैं मित्रों, ये तो आप गलत नहीं दोगे। वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूँ। बताइएगा, निपात का प्रयोग हुआ है, निपात का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे आने तो दो और मैं कल आ सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, निपात अगर आप देखें, निपात अव्यय और निपात दोनों हैं तो एक ही कैटेगरी के, पर यहाँ पर निपात, केवल निपात के बारे में पूछा है। निपात जो शब्द होते हैं जैसे नहीं, तो, है ना, भी, इनको ज़्यादातर प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। ये कल शब्द की तरह आ गया और ये निपात की तरह आ गए, तो निपात यहाँ पर सही उत्तर जाएगा। तो 2 नंबर मुझे आने तो दो, यहाँ पर इसका सही उत्तर ये जाएगा, मुझे आने तो दो। आगे चलें। अगला प्रश्न है 27वां। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन से सही नहीं है देख लो भाई। अगर आप देखेंगे, ऋजु, वक्र, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह और सम्मुख विमुख। ऋजु और वक्र, ऋजु और वक्र सही है। विलोम शब्द युग्म नहीं है, ऋजु और वक्र दोनों ये सही नहीं है, गलत है। सघन और विरल, है ना, और ये सही है, ये गलत उत्तर होगा। संग्रह, परिग्रह, संग्रह और परिग्रह यहाँ पर उत्तर जाएगा मित्रों, संग्रह और परिग्रह यहाँ पर दोनों उचित विकल्प नहीं हैं। ठीक है, आगे 28वां देखिएगा, विलोम युग्म है। अब की बार सकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका होगा सुकर और दुष्कर। सु और दु दोनों उपसर्ग सही होते हैं, सुकर और दुष्कर आपके सामने विलोम शब्द होगा। आगे 29वां प्रश्न, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? अब समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, यह नकारात्मक प्रश्न पूछा है। आओ देखते हैं। सोथ, शोध, सोथ निश्चित तौर पर सूजन होता है, और शोध शुद्धि संस्कार होता है निश्चित तौर पर। वसन और व्यसन, वसन कपड़ा होता है, व्यसन बुरी लत होती है। ऋतु और ऋजु, ऋतु यानी सही, और आपके सामने मौसम का एक भाग ऋतु है, तो निश्चित तौर पर ये सही है। यहाँ पर वृत्त और वृंद नहीं होगा, समूह और डंठल नहीं होगा साहब, वृंद, और इनको उल्टा कर दो तब सही होगा, वृंत और वृंद। वृंद का मतलब समूह होगा, तो ये उल्टा दे दिया, यहाँ पर उत्तर जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ें।
किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। आगे ओजू नकारात्मक प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। ये नकारात्मक प्रश्न को पूछकर आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं, तो आप गौर करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, सही नहीं है ये 3 नंबर। चिर यानी वस्त्र नहीं होता, चीर यानी वस्त्र होता है, चिर यानी दीर्घकाल होता है। ये उल्टा दे दिया अगर आप गौर करेंगे तो पहले दीर्घकाल आना चाहिए था, फिर वस्त्र आना चाहिए था, तो इसका उत्तर नंबर जाएगा 3। आगे बढ़ें। परिच्छेद और परिच्छेद, परिच्छद और परिच्छेद पूछ रहा है। परिच्छेद आपके सामने उत्तर आएगा, देखते हैं। देखो, परिच्छेद का मतलब होता है कोई भाग, कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा। तो यहाँ पर हिस्सा एक में ही आ रहा है, अनुभाग, तो यहाँ पर उत्तर जाएगा। परिच्छद का मतलब चारों ओर से, परिउपसर्ग का मतलब भी चारों ओर से होता है, तो आवरण बनाना, और परिच्छेद का मतलब अनुभाग होता है, और सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़िएगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं हैं? विलोम नहीं है, कौन से शब्द विलोम नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है, तो देखिएगा इसका उत्तर जाएगा साम्य वैषम्य सही है, सापेक्ष निरपेक्ष सही है, ऋत अनृत सही है। ये तीनों ही उत्तर नहीं होंगे। श्लाघनीय प्रशंसनीय होगा, श्लाघनीय और प्रशंसनीय इसका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ें। 33वां प्रश्न। ऐसे रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है मित्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। जो रोग छूने मात्र से फैलता हो, संक्रामक रोग होगा, इजी प्रश्न है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला हर बच्चे को पता है, जिज्ञासु इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे चलिए। कही हुई बात को फिर से कहना, कही हुई बात को फिर से कहना, ये अच्छा प्रश्न है। अगर आप देखेंगे पूर्वग्रह नहीं होगा। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण, पीछे पाछो पीछनो, निश्चित तौर पर कही हुई बात को फिर से कहना, पिष्ट पेषण इज द राइट आंसर माना जाएगा मित्रों। तार्किक नहीं होगा, वाचाल नहीं होगा, ज़्यादा बोलने वाला होता है वाचाल। आगे देखिएगा। 36वां प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है आप देखिएगा, यह होता है के लिए। देखिए, अगर अपन कारक के चिन्हों की बात करें तो के लिए होता है, और कारक में भी अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं, अगर कभी दान देने की बात आए तो वो भी आपके सामने संप्रदान माना जाता है। कोई हित की बात आए तो भी निश्चित तौर पर वहाँ पर संप्रदान माना जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो राम के हित लक्ष्मण वर गए, तो हित के लिए आप वहाँ पर के लिए प्रयोग करके देखो, राम के लिए लक्ष्मण वन गए थे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 1 नंबर उत्तर जाएगा। घर से बाहर आया, अलग हो रहा है, अपादान। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, करण, है ना। वह जगह से एक सभा, उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है, अधिकरण। तो यहाँ पर 1 नंबर उत्तर सही जाएगा मित्रों। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, संप्रदान कारक है, के लिए की बात यहाँ पर आ रही है। आगे देखिएगा। जिसका आचरण अच्छा हो वह क्या माना जाएगा? जिसका आचरण अच्छा हो, तो देखो जिसका आचरण अच्छा होता है वो सद्भावी नहीं होता, सज्जन नहीं होता, साधु नहीं होता, सदाचारी होता है मित्रों। इसका उत्तर जाएगा सदाचारी। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 38वां। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं? स्त्रीलिंग के सारे शब्द हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा। हाथी चलती है क्या? नहीं साहब, उत्तर नहीं होगा। भलाई हलवाई चलता है क्या? नहीं, उत्तर होगा। इमली होती है, चांदी होती है, और लौकी होती है। 3 नंबर उत्तर सही जाएगा। आपको क्या करना था, वाक्य बनाकर चेक करना था, आपका उत्तर मिल जाता। आगे बढ़िएगा। ये तरीके हैं मित्रों, इन तरीक़ों से हम बखूबी प्रश्न हल कर सकते हैं। देखिए, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब सीधी सी बात है, पुल्लिंग का कौन सा शब्द होगा? सारे शब्द पुल्लिंग के होंगे, ये सब प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो, नदी स्त्रीलिंग है, उत्तर नहीं होगा। टोपी स्त्रीलिंग है, उत्तर नहीं होगा। नानी स्त्रीलिंग है, उत्तर नहीं होगा। नींबू खट्टा होता है, दही खाया जाता है, केला खाया जाता है, तो निश्चित तौर पर दही खाई जाती नहीं होता कभी भी। 2 नंबर उत्तर होगा। वाक्य बनाकर हमने देखा, इसका उत्तर होगा 2 नंबर, ध्यान रखिएगा। आगे, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो आप देखिएगा मित्रों, एक तो भाववाचक शब्द जितने भी होते हैं वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उत्तर होते हैं वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप गौर करेंगे, भाववाचक
और व्यक्तिवाचक, ये दो के ही उत्तर किस में होंगे, आपके एक वचन में प्रयुक्त होंगे। तो यहाँ पर देखें, भाववाचक आकाश, बाल, आंसू, होश, और व्यक्तिवाचक प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आकाश जो शब्द है वो निश्चित तौर पर एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। बाल बहुत सारे होते हैं, आंसू गिरते हैं, बाल होते हैं, होश आता है ना, होश आते हैं, होश आता है। होश आपके सामने यहाँ पर भाववाचक शब्द हो सकता था, पर होश शब्द आपके सामने नहीं होगा उत्तर, क्योंकि एक वचन नहीं है। होश शब्द नहीं होगा मित्रों, यहाँ पर आकाश ही होगा, आकाश होता है। होश यहाँ पर नहीं देना चाहिए था इनको मेरे हिसाब से। आगे अगला प्रश्न, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। मध्यम पुरुष के लिए अगर आप गौर करेंगे तो तुम सब, आप शब्द का प्रयोग होता है। आप देखिएगा यहाँ पर किस स्थिति में आपके सामने मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। आपको तो उत्तर नहीं होगा, आप उत्तर नहीं होगा, आपकी क्या राय उत्तर नहीं होगा। हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। तो देखिए मित्रों, यहाँ आपके सामने उत्तर नंबर 3 जाएगा। यहाँ जो शब्द आपके सामने आया है हम, और अपने आप को भूल गए, ये अपने और आप को, ये दोनों आपके सामने कारक हैं। हम जो शब्द हैं वो आपके सामने किसका आया है, उत्तम पुरुषवाचक का आया है। उत्तर नंबर 3 जाएगा। आगे चलिए, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर का प्रयोग हुआ है? हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, अगर आप गौर करेंगे तो हिमालय से नदियां क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं, और अलग होने का भाव एक ही जगह आता है, अपादान कारक। किस में आता है, अपादान कारक। उत्तर नंबर 3। आगे देखिएगा मित्रों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं। अब की बार जो प्रश्न पूछा है वो सकारात्मक प्रश्न पूछा है। तो देखिएगा, यहाँ पर अपने सामने आएगा, सीधा उत्तर बता रहा हूँ, सर्वथा सर्वदा। सर्वथा यानी सब तरह से, और सर्वदा यानी हमेशा। आगे चलिएगा, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग। देखिएगा, आपके सामने मूड, वृत्ति इत्यादि प्रश्न आते हैं, ये आपके साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आप बताइएगा निश्चयार्थ वृत्ति कौन सी होती है, निश्चित अर्थ को बताने वाली। तो देखिएगा, निश्चित अर्थ को कौन सी बता रहा है, तो यहाँ देखिएगा, निश्चित अर्थ बताई जाए तो पास्ट टेंस को ज़्यादा इंगित करती है। और पास्ट टेंस को अगर आप देखें तो एक ही प्रश्न बन रहा है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, ये निश्चयार्थ वृत्ति है। पास्ट टेंस हमेशा निश्चयार्थ वृत्ति को अंकित करता है। तो देखो, मैंने कितने आसानी से केवल एक शब्द कीवर्ड पकड़ा, और कीवर्ड पकड़ते ही मुझे उत्तर मिल गया। आगे चलिएगा, आवर्ती मूलक। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। आवर्ती मूलक, आवर्ती यानी जो चीज़ बार बार होगी, होने की संभावना हो, उसे आवर्ती मूलक कहते हैं। देखिएगा, मोहन अध्यापक है, आवर्ती मूलक नहीं है, कन्फर्म है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये वर्तमान में चल रहा है। बच्ची सो चुकी है, निश्चित सो चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है, वो निश्चयार्थ वृत्ति हो गई। अगर आप देखेंगे वह स्कूल जाता है, तो कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, और जाता है, ये आवर्ती मूलक की बात कर रहा है। आगे भी वार्ता होगी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर है 46। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्तृवाच्य, वाच्य हमेशा क्रिया पर डिपेंड करता है मित्रों, और क्रिया जिसके अनुरूप बदलती, क्रिया बेवफा है, और बेवफा हमेशा किसी न किसी के साथ चली जाती है। तो जब कर्ता के साथ चली जाएगी क्रिया, तो निश्चित तौर पर कर्तृवाच्य होगा। कर्म के अनुसार बदल जाएगी तो कर्मवाच्य होगा, और भावों के अनुसार बदल जाएगी तो भाववाच्य होगा। तो देखिए, क्रिया को पकड़ लो तो काम बन जाएगा। तो अगर मैं सीधी बात करूं तो लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। लड़का कर्ता पुल्लिंग का था, मैंने लड़की स्त्रीलिंग का कर्ता रखा, तो क्रिया ने अपना रूप रंग बदल लिया। देख लो, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। उत्तर नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं हैं? नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है। सीधा उत्तर दे रहा हूँ मित्रों, जठर और जरठ। जठर शब्द का मतलब होता है आपके सामने जठरा अग्नि। जठर पेट को कहा जाता है, बूढ़े को कहा जाता है, और जठर यानी यहाँ पर आपको ज्येष्ठ कहा जाता है। जठर यानी ज्येष्ठ नहीं होता, बूढ़ा होता है,
जठर का मतलब अग्नि होता है और जरठ का मतलब ज्येष्ठ हो सकता है। तो इसका उत्तर 2 नंबर सही जाएगा, जठर और जरठ। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है 48, कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए क्रिया से प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा प्रश्न बनाएगा। इस प्रश्न को अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है पर अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती हैं। निश्चित तौर पर मित्रों प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती हैं, क्योंकि कर्म आएगा तभी क्रिया बनेगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है खुद कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाना। आगे हम बात करें, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये भी बात सही है। पहला उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है, नहीं मित्रों। आप मेरे नोट्स देखोगे मित्रों, ये बात मैं हमेशा माथे पे लिखवाता हूँ बच्चों से, और जो मुझसे पढ़ता है उसको पता है माथा क्या होता है, कॉपी का माथा। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों नहीं हो सकते, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होंगे, अकर्मक नहीं होंगे। उत्तर मिल गया, 3 नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। कौन सा कथन गलत है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 मुख्य भेद होते हैं, बताइए। साधारण, मिश्र और संयुक्त। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है। अरे रे रे रे, साधारण वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य से एक अधिक हो सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो सीधा उत्तर पड़ा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य नहीं कहा जाता मित्रों, उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, बताइएगा। सभी शब्द शुद्ध हैं। अब की बार शुद्धि अशुद्धि के प्रश्न आ चुके हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। मध्य नज़र नहीं होता मित्रों, कभी भी मध्य नज़र होता है, मध्य नज़र नहीं होगा। चारागाह नहीं होगा, चरागाह होता है। देखो मध्य नज़र, चरागाह, ये 2 नीचे वाले में सही दिख रहे हैं मुझे। तंदुरुस्त एकदम सही है, 2 नंबर उत्तर एकदम सही है मित्रों, ध्यान रखिएगा। तंदुरुस्त, मध्य नज़र, चरागाह है, यहाँ पर होगा। तो आप अगर एक भी शब्द आपको आता तो सारे उत्तर कर सकते थे। आप देखिएगा, आप मध्य नज़र यहाँ पर भी दिया, उत्तर गलत है। यहाँ पर चारागाह दे दिया, ये भी गलत है। तो आप यहाँ पर 2 नंबर उत्तर देख सकते थे। तो मित्रों आज हमने 50 प्रश्न किए, क्योंकि कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी और अगली कक्षा में 50 प्रश्न आपको कल देखने को मिलेंगे। तो कक्षा को कंटिन्यू लीजिएगा मित्रों और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइएगा। अब यहाँ से आप प्रश्न सोल्व करने का तरीका समझिएगा। इन तरीकों को आपको कैसे सीखना है वो आप मेरे द्वारा सिखाया जाएगा। आपको मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसा ही बनने के लिए तैयार रहें, मेहनत करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद मित्रों।